माननीय अध्यक्ष नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घटनाओं की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन विपक्ष ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। इसी सियासी तूफान के बीच आपको सदन के अंदर की कुछ ऐसी पूरी कहानी से रूबरू कराएंगे, जहां यहां पर गरमाई राजनीति के साथ कई सवाल खड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हंगामे की भेंट चढ़ा गैरसैंण में मॉनसून सत्र। विपक्ष के बवाल पर धामी की टिप्पणी तल्ख। माननीय अध्यक्ष पूरे प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जंगल राज का सुबह से धूप और बादलों के बीच आंख में चौली और दोपहर से घने कोहरे के आगोश में सिमटी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में मंगलवार को मॉनसून सत्र के पहले दिन सियासी पारा चरम पर रहा। इस दौरान सदन में मर्यादा तार तार होते देखी। विपक्षी कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने पीठ के पास पहुंचकर नारेबाजी की और विधानसभा सचिव की मेज पर लगा माइक और टैबलेट तोड़ा। उनकी मेज भी पलट दी, पीठ की ओर पर्चे भी उछाले। ये क्रम लगातार बना रहा। नतीजतन प्रश्नकाल हंगामे की भीड़ चढ़ गया, जबकि शून्यकाल भी ठीक से नहीं चल पाया। स्थिति ये रही कि विधानसभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बावजूद जब कांग्रेस विधायक नहीं माने तो सदन की कार्यवाही 8 बार स्थगित करनी पड़ी। कुल मिलाकर गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल एवं बेताल घाट में हाल ही में हुए घटनाक्रमों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष और प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस को जो है राज्य के हित में कोई सरोकार नहीं है। वो चाहते तो सदन चलने देते और जनहित के मुद्दे आज सदन में रखे जाते। मुझे लगता है कि सारे विधायक चाहते थे कि सदन चले, लेकिन अब कांग्रेस पूरे देश में ऐसे करे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बार फिर विचार करना चाहिए कि राज्य के हित में उनको जो है लोकतंत्र पे विश्वास रखते हुए जब भी अब आगे सदन चलेगा उस सदन की कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि देखिए, अगर कोई भी प्रश्न अगर विपक्ष के लोग उठाते तो हम उनका जवाब देते हैं। इतनी बड़ी आपदा हमारे प्रदेश में आ रखी है, हमारी सरकार जो है लगातार काम कर रही है। हम चाहते थे कि सत्र पूरा चले। जिस हिसाब से पहले दिन उनका विरोध निकल के आया था तो ये समझ में आ रहा था कि चलिए उन्हें एक दिन विरोध में निकाला, लेकिन दूसरे दिन की यानी कि आज की अपेक्षा नहीं थी कि वो दूसरे दिन भी जो है सदन को आक्रोश की भेंट चढ़ा देंगे। मैं समझती हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और कांग्रेस के विधायकों का, आखिरकार वो विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता ने उन्हें चुन के यहाँ पे भेजा है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा में जो महत्वपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए हम सब लोग सदन में आते हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जनहित में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं। जहां सीएम धामी हर घटना पर सख्त कदम उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बारिश और आपदा की स्थिति में भी विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वहीं विपक्ष ने सदन स्थगित होने के लिए सरकार के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार ठहराया। हम समझते थे कि नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पर जो है जिस तरीके से पुलिस के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रहार करने का काम किया, हम समझते थे कि विधानसभा अध्यक्ष हमारी संरक्षक हो, स्वतः संज्ञान लेती, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और हमने 310 का कार्य स्थगन दिया, इसको स्वीकार नहीं किया गया। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के सवालों से बचना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवालों से बचना चाहती है। जो प्रदेश के ज्वलंत प्रश्न हैं, सवाल हैं, उनके जवाब देने से कतराती रही है। सत्र छोटा, विधानसभा बहुत छोटी है, लेकिन 60 दिन तो सत्र आहूत किया जाना चाहिए, 60 दिन का सत्र होना चाहिए। लेकिन देखने को मिला है प्रतिवर्ष 10 दिन का, 12 दिन का सत्र आहूत किया जाता है और
सामान्य बजट हो या अनुपूरक बजट हो, उसको पारित कराना सरकार का ध्येय है, मकसद है। और जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, उनका जवाब देने से सरकार भागती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में दिखी जोर आजमाइश और सियासी बवंडर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी तो कैसे होगा प्रदेश का कायाकल्प। सवाल ये भी कि आखिर किस नियम के तहत विपक्ष ने चर्चा की मांग की थी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विपक्ष क्यों करता रहा हंगामा। संवाददाता दीपिका भंडारी और शिवांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली खबर। चलिए आगे बात करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा काम बिल्कुल गलत है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि जनता और नेताओं की सुरक्षा जरूरी है और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधा लगाया है। सत्र स्थगित होने के बाद ये पौधा लगाया। विधानसभा परिसर के बाहर ये पौधा मुख्यमंत्री ने लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधा लगाया है और सत्र स्थगित होने के बाद में ये पौधा लगाया गया है। विधानसभा परिसर के बाहर ये पौधा लगाया है और तमाम मंत्री इस दौरान मौजूद रहे हैं। स्पीकर भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ में पौधा लगाती हुई नजर आई हैं। तो विधानसभा परिसर के बाहर ही पौधा लगाया है। मुख्यमंत्री ने पौधा लगाया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधा लगाया। तमाम मंत्री इस दौरान मौजूद रहे हैं। सत्र स्थगित होने के बाद ही पौधा लगाया गया है। उधर गैरसैंण में सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। उन्होंने गांव की सड़क, सोलर फेंसिंग, सोलर लाइट, महिलाओं के स्वरोजगार और स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की है। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। रुद्रपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरुण शुक्ला ने जिला मुख्यालय से सिटी क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान ये बताया है कि 2 दिन पहले वो अपनी गौशाला में बैठे थे, तभी उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से एक कॉल आई और भद्दी भद्दी गालियां यानी कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल यहां पर किया गया। अज्ञात कॉलर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने आरोप लगाया है कि 2 दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक उनके शिकायती पत्र पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है, जिससे उन्हें अपनी जान का खतरा बना हुआ है। आदमी से मेरी कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। और उसका फोन आया, उसने सीधे मुझसे पूछा तू किन्नू शुक्ला बोल रहा है? मैं कहा साहब बोल रहा हूँ। और उसने सीधे माँ बहन की गाली देनी चालू कर दी, मैं तुझे गोली मार दूंगा, तेरे परिवार को गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। फिर मैंने सच्चाई है कि फिर मैं कौन हो, कहाँ से बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने जब बोलना चालू किया उसने फोन बंद कर दिया। फिर मैंने FIR करी, मैंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, चौकी पत्र दिया। कल मैंने कोतवाल को फोन लगाता रहा, परसों लगाता रहा। कल कप्तान साहब से मेरी फोन से बात हुई, फिर मैं शाम को कप्तान साहब से मिलने गया, मिल के बात करी, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से मैं यहाँ पे आज मुझे मजबूरन आज प्रेस करनी पड़ रही, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है एक प्रेस है। मैं प्रेस के माध्यम से ये बताने आया हूँ कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है और आज तक उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। और अब चलिए आगे बात करते हैं त्रियुगी नारायण वार्ड की, जहां से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अमित मैखंडी ने भी रायका फाटा में पड़ने वाले दूरस्थ क्षेत्र बड़ा सूखोली और साथ ही तरसाली सहित अन्य गांव के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। और साथ ही मैखंडी की इस पहल का क्षेत्रीय जनता और साथ ही अभिभावकों ने स्वागत करते हुए धन्यवाद किया है।
तो उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को सीबीआई ने क्लीन चिट दी है, मतलब उन्हें किसी भी गलत काम से यहां पर बचा लिया गया है। इसके बाद हरक सिंह रावत ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है और कहा कि उनका चुनाव जीतने का इतिहास बहुत मजबूत है। जो भी उनसे टकराता है उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है। बीजेपी ने भी कहा कि अगर हरक सिंह रावत ने कोई गलत काम नहीं किया है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी कई बार मौके पे जाता था पाखरों, अचानक कभी कई बार काम देखने के लिए मैं अचानक चले जाता था, सुबह 6 बजे चले जाता था, कभी दिन में चले जाता था, कभी शाम को चले जाता था। तो अगर वहां किसी को पता भी नहीं होता था मैं कब दौरा करूंगा अचानक, तो अगर वहां सचमुच पेड़ कटते होते तो आखिर कहीं आर्गस तो दिखता पेड़ काटने वाले, कहीं ट्रैक्टर में ले जाते हुए, ट्रक में ले जाते हुए लकड़ी दिखती। कटे होंगे तो 100-200 पेड़ कटे होंगे, जो कुछ झाड़ियां कटी होंगी, जो मतलब जो फॉरेस्ट नॉन कंजर्वेशन एक्ट में नहीं आती। तो ये जबरदस्ती किसी ने जानबूझकर इस पाखरो टाइगर सफारी को, ये तो नहीं कह सकता था कि पाखरो टाइगर सफारी क्यों बना रहे, तो जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कुछ लोगों ने साजिश की। मुझे मालूम है कि लोगों ने साजिश की, लेकिन क्योंकि कहना थोड़ा सा संकीर्णता हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका पर और संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उन सभी के पर विश्वास करती है, उनके कार्यों पर विश्वास करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जब उनके पक्ष में कोई निर्णय आता है तो उनके लिए वो सही होता है, उसके गुणगान भी कर लेते हैं। लेकिन जब निर्णय कोई उनके खिलाफ आता है, जब कोई संवैधानिक संस्था किसी पर कोई कार्रवाई करती है तो उस पर वो कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी करते हैं। हमने तो पहले से कहा है, जो भी कोई अगर कोई दोषी है तो मामला न्यायालय में है, उसका फैसला न्यायालय करेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन स्वयं ही कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आप ही संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं और जब फैसला उनके पक्ष में आता है तो उनके लिए सही हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कुछ काम गलत नहीं किए हैं तो जो न्यायालय में मामला चल रहे हैं उस न्यायालय पर ही छोड़ना चाहिए और उसके फैसले का स्वागत करना चाहिए। और अब खबर लक्सर से है, जहां पर पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से लक्सर नगर और आसपास के इलाके बाढ़ की स्थिति में हैं। खासतौर पर सलेमपुर, बकल, संतनगर और आर्य समाज रोड के कई ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें पानी घुस गया है। सड़कों घरों तक पानी में यहां पर जद में आ चुके हैं और पूरी तरीके से डूबते हुए नजर आ रहे हैं। कई रास्ते भी पानी की वजह से बंद हो गए हैं। पूरी बारिश ने हरिद्वार देहात क्षेत्र की फिजा खराब कर दी है। कई ऐसे इलाके हैं जो जल भराव से परेशान है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर लक्सर नगर की बात करें तो लक्सर नगर के भी कई मोहल्ले अतिवृष्टि की वजह से ज्यादा दिक्कत में आ गए हैं। खास तौर पर सलेमपुर बक्काल यानी जो संत कॉलोनी है या फिर आर्य समाज रोड, इन मोहल्लों में कई ऐसी बस्तियां हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से हम मौजूद है। आज नगर प्रशासन खासतौर पर अधिशासी अधिकारी कामिल हसन और नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव नीटू भी मौजूद हैं, जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उनसे बात भी करेंगे अभी तक कहाँ कहाँ पहुंचे हैं और क्या स्थिति है। संजीव जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से इस बार अतिवृष्टि ने पूरी बर्बादी कहानी लिखी है, मैं देहात क्षेत्र से हटके बात कर रहा हूँ, केवल नगर की, आपने अभी तक किन किन इलाकों का दौरा किया है, कैसी स्थिति? मैं तो देख रहा था कि फ्लड ही फ्लड दिखाई दे रहा है। अभी हमने जहाँ पर दौरा किए है करीब 5-6 वार्ड हैं जहाँ पर हमने दौरा किए हैं, यहाँ पानी की दिक्कत ज्यादा हो रही है। हालांकि इस बार नालों की सफाई वगैरह हमने पहले बहुत अच्छी तरह से टाइम से करा दी थी, उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। लेकिन बारिश ज्यादा है और दूसरी बात पथरी का जो ओवरफ्लो है ना, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। खेतों का पानी जिसके भी 6 नंबर वार्ड में अब आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और इसकी निकासी के लिए जितना भी हम संभव प्रयास हम कर भी रहे हैं। और हमारी बल्कि आपके माध्यम से मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इसके लिए कुछ चौड़े नाले की व्यवस्था की जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो परेशान होते हैं, चाहे व्यापारी हैं चाहे कॉलोनी के लोग हैं, वो इस आपदा से बच सकें। अभी तक कोई वैसा नुकसान तो नहीं है क्योंकि घरों में पानी है। जिस तरह कहते हैं कि पहले ही एक बार जब लोगों को अलर्ट पर रखा गया था तो सामान तो लोगों ने अपना समेट लिया था। हाँ, लेकिन जितना पहले नुकसान हुआ था ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का नुकसान तो देखो नुकसान है। कह रहे कि नुकसान तो है, आप देख सकते हैं, एक बार दिखाइए आप जरा। ये पूरा मार्ग है जो मेन बाजार को जोड़ता है और आपने देखा होगा कि अभी तक देखिए जो बाइक या फिर दूसरे वाहन आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से यानी कि आधे
पानी में डूब कर आ रहे हैं। और ये स्थिति इधर नहीं, इधर भी देखिए आप, ये पूरा मार्ग जो है ये भी पूरी तरह से जलमग्न है। हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इस बार लक्सर क्षेत्र में अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन 30-35 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उनकी कृषि भूमि पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। वो गंगा नदी और सोलह नदी का सरा और ये पथरी नदी की वजह से नगर में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे बादल यानी मानसून सत्र खत्म समापन की तरफ होता जा रहा, ऐसे ही लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जब तक बारिश होती रहेगी तब तक स्थिति बनी रहेगी। नगर प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, ये दावे भी हैं कि आने वाले 1-2 दिन में तमाम जल भराव समस्या खत्म की जाएगी। लेकिन यदि फिर बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई तो फिर समस्या बनेगी। और ये जब तक मानसूनी सत्र यानी मानसूनी बारिश जारी रहेगी तब तक ये व्यवस्था यानी ये हालात बने रहेंगे। जसवीर सिंह, ग्राउंड जीरो, हिंदी खबर, लक्सर। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर 6 अगस्त को बहुत तेज बारिश हुई जिस वजह से गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला कलगड़ी पुल पूरे तरीके से टूट गया है। आपको बता दें कि इससे लोगों का आना जाना बंद हो गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने के आदेश पर यहां पर 8 अगस्त से नई वेली ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ है, जिससे कि सिर्फ 12 दिनों में लोक निर्माण विभाग और सेना ने मिलकर नया पुल बना दिया है। अब लोगों को फिर से आने जाने के लिए रास्ता मिला। मैं विकास खंड पाबो कलगड़ी वैली ब्रिज को अत्यंत शीघ्र तैयार करने के लिए माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने क्षेत्र की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे एनएच की टीम और मजदूरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और केंद्र सरकार की मोदी सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी त्वरित गति से आज जो हमने तिरस्ते चुनाव में एक 53 इंजन की सरकार पावर बिलों को दी है, उसका परिणाम है कि आज आप सब देख रहे हैं कि हमारे बीच यह वैली ब्रिज बनकर तैयार हुआ जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ता है। इससे बहुत परेशानियां हो रही थी, तो माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने जैसे ही हमें सूचना मिली कि ये पुल बाढ़ की चपेट में आ गया है, हमने उनसे बात की तो उन्होंने तुरंत हमसे कहा कि आप चिंता क्यों करें, मैं वैली ब्रिज वहां पे तुरंत बनवाने जा रहा हूं। और आपदा के मात्र 3 दिन बाद ये कार्य शुरू हुआ और 13 दिन में ये बनकर तैयार हुआ। चलिए आगे बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पर हरिद्वार के जगजीतपुर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी पकड़ी गई है। जांच में गड़बड़ी साबित होने पर जिलाधिकारी के आदेश से संबंधित सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस पूरे तरीके से निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि गरीबों को सही दाम पर अनाज मिलता रहे। देखिए, प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया था जो शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया था कि दुकान से कुछ राशन की कालाबाजारी की जा रही थी। प्राथमिक जांच जो जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत की गई थी उसमें जिलाधिकारी के महोदय के आदेश से दुकान को वर्तमान में निलंबित कर दिया गया और फर्दर जांच के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा कर दिए गए। निकटवर्ती दुकान जो भी होगी उस पर अटैच कर दिया जाएगा। देखिए, जैसा भी प्रकरण सामने आएगा, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। चलिए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पर गोलापा निवासी गोलापुल बाईपास से मंडी मार्ग पर सर्किल मोड़ बनाने की मांग कर रहे हैं। नेशनल हाईवे में कट न होने से 3 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे कि दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। उप जिलाधिकारी ने जांच और अधिकारियों से भी चर्चा का आश्वासन दिया है। मतलब सर के ऊपर गिर रहा है। अभी क्या है कि तत्काल में जो रास्ता सही होना था उसमें अभी कोई काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है और रास्ते सारे बंद हो गए। और क्या था कि मंडी से आगे एक डिवाइडर जहाँ से रास्ता डाइवर्ट हो रहा था उस रास्ते को भी मतलब मैं अगर बात करूँ शासन प्रशासन द्वारा बंद कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें किसान की बात करूँ, मैं कह रहा हूँ मंडी जो है, मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है कि पूरे जिले की बड़ी मंडी है जो हमारे गोलापार हमारे हल्द्वानी में है। कई किसान वहाँ से होते हुए गुजरता है, पर वो जो डाइवर्ट बंद किया उसको देखते हुए हमें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ रहा, वहाँ से घूम के आना पड़ रहा और कई दुर्घटनाएं हो गई हैं। जो डाइवर्ट बंद किया है उसके चलते आदमी जल्दी जाने के चक्कर में गलत डायरेक्शन से जा रहा और कई दुर्घटनाएं भी हो गई। आज शासन प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र इस पर डिसीजन लिया जाए, शीघ्र भी इसका निरीक्षण किया जाए और तत्काल में रास्ता खोला जाए, अन्यथा नहीं खोला जाएगा तो भाई मंडी के जो किसान हैं, जो गोलापार के लोग हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। वर्तमान में रेलवे क्रॉसिंग से गोला पुल के बीच का जो मध्य का मार्ग अभी बंद किया गया है
लगातार उसमें लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें किसी प्रकार के वाहन चलाने से खतरा बना हुआ है। खतरे के दृष्टिगत पीडब्ल्यूडी के अनुरोध पे मार्ग बंद किया गया। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के द्वारा सुरक्षा कार्य लगातार किए जा रहे हैं, शीघ्र इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। उनकी मांग थी तत्काल मार्ग को सुचारू कर दिया जाए। इसके अलावा अभी वर्तमान में उनको जो एनएच के माध्यम से और आपका मंडी मार्ग के माध्यम से हल्द्वानी शहर में आना पड़ रहा है। वर्तमान में एनएच में जो कट था वहाँ से आने का, वो बंद कर दिया गया सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत। उसको खोले जाने की मांग भी ग्रामीणों द्वारा की गई है। दोनों प्रकरणों में पीडब्ल्यूडी को, एनएच को एवं परिवहन विभाग को एग्जामिन करने के लिए कहा गया है। यदि रोड सेफ्टी के अनुसार आवश्यकता होगी मार्ग खोले जाने की तो मार्ग खोला जाएगा। तो उत्तरकाशी के गांव गमरी और धनारी में भी हर साल भादों के महीने में दूध गड्ढू मेला आयोजित किया जाता है, यानी कि ये मेला मनाया जाता है। ग्रामीण करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर जंगल में देवताओं की पूजा करते हैं, दूध दही से स्नान कराते हैं और ये मेला खेती और पशुधन की खुशहाली के लिए मनाया जाता है। तो पिथौरागढ़ स्थित ग्राम खूनी का नाम बदलकर अब देवी ग्राम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से भारत सरकार ने खूनी ग्राम का नाम बदलने का जो अनुमानित प्रदान कर दी है। वहीं इसके बाद उत्तराखंड शासन के राजस्व विभाग ने इसकी विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय निवासी लंबे समय से गांव का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। उनकी भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर अब ये मांग पूरी कर दी है। अब आधिकारिक रूप से ग्राम खूनी को देवी ग्राम के नाम से जाना जाएगा। तो भारत सरकार की कई परियोजनाओं में कंपनी और ठेकेदार के बीच में विवाद सुलझने के लिए मोदी सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार ने अनुभवी रिटायर अधिकारियों को विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी है। गंगानगर ऋषिकेश निवासी मुहर्रम मणि भारत सरकार की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। मोदी सरकार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत और सम्मान किया है। देखिए, मेरा नाम मोहरमणि है। मैं टेहरी डैम परियोजना का हेड रहा हूँ और 2020 में वहाँ से एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटायर हुआ। उसके बाद इस वर्तमान प्रगतिशील सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसमें जिन बड़े अधिकारियों के पास अपने कार्यक्षेत्र का अनुभव है उनमें से कुछ एक को सिलेक्ट करके जो भारत सरकार की परियोजनाएं चल रही हैं उनमें सरकार की कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो विवाद है उसको विशेषज्ञ के तौर पर हल करने के लिए नियुक्त किया गया। तो ऐसे लोगों की वैकेंसी आई जिसमें पूरे देश स्तर पर हमको भी सिलेक्ट किया गया। शायद कारण ये रहा कि मैं टेहरी परियोजना का प्रमुख रहा, तो उसके स्थान पे मुझे जो लाभ मिला और एक्सपीरियंस मिला तो बाकी की तुलना में मेरे को ज़्यादा वेटेज मिला। वर्तमान में भारत सरकार ने मुझे उनकी 2 परियोजनाएं चल रही हैं, एक उत्तराखंड में चल रही है जो जोशीमठ में है 520 मेगावाट की, और एक 900 मेगावाट की अरुण 3 परियोजना नेपाल में है। नेपाल सरकार ने भारत सरकार से आग्रह करके वो परियोजना का क्रियान्वयन कराया है। तो जब हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो आंखों के सामने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की तस्वीर उभरती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस लड़ाई में एक ऐसा अंग्रेज वकील भी शामिल था जो भारत की मिट्टी में दफन हो गया। इस वीर अंग्रेज का नाम था जॉन लैंग पेशे, और ये अपने पेशे से वकील जो कि दिल से क्रांतिकारी और लेखनी से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ धारदार हथियार थे। देखिए, जॉन लैंग वैसे तो ऑस्ट्रेलियन था और इनका जन्म 1816 में पैरामीटर एक जगह है सिडनी के पास, वहाँ इनका जन्म हुआ था। क्योंकि इनके फादर कभी इंग्लैंड से माइग्रेट होकर वहाँ गए होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था। उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड जाके बैरिस्ट्री पास की और 1940 में कलकत्ता आ गए थे वकील बनने के बाद। और उसके बाद फिर ये इन्होंने कई किताबें लिखनी शुरू की। ही वॉज़ अ वेरी गुड राइटर और कई किताबें इनकी उस समय चली हैं। और फिर एक जो इन्होंने पेपर को इस्टेब्लिश किया, मफस लाइट प्रेस था, वो मेरठ में इस्टेब्लिश किया। उसमें ज़्यादातर आर्मी के गजेट से संबंधित जितनी आर्मी की उस टाइम की न्यूज़ होती थी वो लिखते थे। और ज़्यादातर तो इनका जो संबंध है, और जो चार्ल्स डिकिंस थे उनके हाउस होल्ड मैगजीन लंदन में निकलती थी, उसके रिपोर्टर भी थे। ही वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, ही वॉज अ ऑथर, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो मसूरी से इनका ये संबंध है कि इनकी दूसरी शादी मसूरी में हुई थी। यहाँ मसूरी में क्राइस्ट चर्च है, उसमें इनकी शादी 11 मई 1859 को सेकंड मैरिज हुई थी। पहली इनकी कलकत्ता में हुई थी और उनकी वाइफ पहले वाली इंग्लैंड चली गई थी अपने बच्चों को लेकर।